तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 के विज्ञान अध्याय 9 जो है बल एवं गति के नियम, बल, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। सबसे पहले कि हम लोग जान लेते हैं बल होता क्या है। बल को जानने से पहले आपको थोड़ी सी बात ये जाननी चाहिए कि जो गति, इसके पहले वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं गति या विराम, इसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए कि गति क्या होता है और विराम क्या होता है। जैसे गति या कोई भी वस्तु गति में आती कब है, तो कोई भी वस्तु गति में कब आती है जब उसमें क्या होती है कि जैसे कोई चाल होती है तभी ना गति में आती है। चाहे आप किसी के सापेक्ष कोई वस्तु दिखाई देती है गति में, जैसे कि मैं आपको उदाहरण बताया था कि मैं इस व्हाइट बोर्ड की अपेक्षा क्या हूँ, विराम अवस्था में हूँ इस टाइम, लेकिन जैसे मैं सूर्य की अपेक्षा क्या हूँ, गति की अवस्था में हूँ। तो ये उदाहरण मैं आप लोग को जब गति और गति का चैप्टर पढ़ाया हुआ था तब मैं आपको बताया हुआ था। आज हम लोग को पढ़ना है बल और गति के नियम, और उस समय गति के समीकरण को आपको पढ़ाया गया था, गति के नियम को पढ़ना है इस समय। और उस समय हम लोग क्या पढ़े थे, गति में गति के समीकरण को। इस समय तो आगे चलते हैं। बल वह बाह्य धक्का या खिंचाव है, बल वह बाह्य धक्का या खिंचाव है जो किसी पिंड की विरामावस्था, आप विरामावस्था से परिचित हैं, और गति की अवस्था जो कि गति की अवस्था से भी आप परिचित हैं, में परिवर्तन करता है। जो विरामावस्था और गति की अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। मैं आपको एक बार गति की अवस्था को कंफर्म बता दूं कि समय के साथ किसी पिंड में हुए परिवर्तन को क्या कहते हैं, गति कहते हैं। और समय के साथ यदि किसी पिंड में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो उसे क्या कहते हैं, विरामावस्था कहते हैं। तो वही बल वह बाह्य धक्का या खिंचाव है। जैसे मान लीजिए मैं एक गेंद यहाँ एक रखा हुआ है गेंद, मैं क्या कर रहा हूँ कि बल वह बाह्य धक्का या खिंचाव, यानी कि बाहर से मैं क्या कर रहा हूँ, इसको या तो धक्का लगा रहा हूँ या खींच रहा हूँ इसको। और जो इस पिंड की विरामावस्था या गति की अवस्था में, यदि क्या है गेंद गति की अवस्था में है तो क्या करें कि आप जैसे गति की अवस्था में होता है तो आप उसे जैसे हाथ लगाते हैं गेंद रुक जाती है ना, तो गेंद रुकती है, यानी कि क्या किया, उस गति की अवस्था को क्या कर दिया, विरामावस्था में ला दिया। या यहाँ पे फुटबॉल रखा हुआ है और आप क्या कर रहे हैं कि इसको पैर से मार रहे हैं। जब पैर से मार रहे हैं तो ये गति की अवस्था में आ रही है ना, तो यही वह बात बोला जा रहा है कि बल वह बाह्य धक्का या खिंचाव है जो किसी पिंड को विरामावस्था या गति की अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। और प्रयास किस प्रकार करेगा, जैसे मान लीजिए कि ये व्हाइट बोर्ड लगा हुआ है एक दीवार में, मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको धक्का दे रहा हूँ। कितना भी धक्का दूंगा क्या ये कभी हट पाएगा, यहाँ से नहीं हट पाएगा। इसका मतलब यह है, लेकिन मैं बल तो लगा रहा हूँ, यानी बल मैं लगा रहा हूं लेकिन ये परिवर्तित नहीं हो रहा है, परिवर्तित होने का प्रयास हो रहा है। इसी को क्या कहते हैं, बल कहते हैं। समझ गए आप इस बात को, बल को। यदि बल को आप और अच्छे से समझना चाहें तो जैसे यहाँ पे है एक सैनिटाइजर, इस समय कोरोना का काल चल रहा है और सैनिटाइजर सबसे महत्वपूर्ण योगदान निभा रहा है। तो मैं ये क्या कर रहा हूँ, इस डब्बे में बल लगा के इस डब्बे को दबा रहा हूँ, तो क्या हो रहा है कि इसके परिवर्तन हो रहा है ना इसकी अवस्था में, या इसे क्या कहते हैं, बल कहते हैं। जो भी वस्तु लग रहा है ये क्या है, बल है। अब बल को क्या कर सकते हैं कि बल को देखा नहीं जा सकता है। जैसे हम लोग ये तो देख सकते हैं कि कोई पिंड गति में है कि विराम में है। जैसे मैं इस समय आपकी अपेक्षा विराम की अवस्था में हूँ या अब मैं गति की अवस्था में आ गया, लेकिन जो बल होता है उसको देखा नहीं जा सकता है, हाँ अनुभव किया जा सकता है। जैसे अनुभव कैसे कर सकते हैं, जब बल लगाया जा रहा है, चाहे आप पे किसी वस्तु का, किसी व्यक्ति का बल लगेगा तो आपको अनुभव हो सकता है। नहीं अनुभव होने, यदि इस बात को आपको देखना हो कि अनुभव होता है कि नहीं, 4 किताब अपने सिर पे रख लीजिए, अभी पता चलेगा अनुभव होता है कि नहीं होता है। नहीं तो जो आपके घर बिस्तर होगा उसको रख लीजिए, तब पता चलेगा अनुभव होता है कि नहीं होता है। तो इसको अनुभव किया जा सकता है। अब इसके बाद हम लोग को पढ़ना है कि बल लगाने पर पिंड में क्या परिवर्तन हो सकता है। तो अभी मैं बता रहा था आपको कि उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, विरामावस्था में परिवर्तन हो सकता है। इस सैनिटाइजर के बोतल को क्या कर सकते हैं, दबा के इसके आकार में परिवर्तन कर सकते हैं। तो पहला जो बिंदु है कि गति पिंड की, पिंड मतलब कोई वस्तु आप ले सकते हैं, पिंड मतलब कोई वस्तु है, लेकिन एनसीईआरटी में पिंड को बताया गया है। पिंड मतलब कि कोई वस्तु ही है।
तो वस्तु क्या होता है कि वस्तु की गति की अवस्था या विरामावस्था में परिवर्तन किया जा सकता है। इसके बाद दूसरा बिंदु आता है पिंड की दिशा में परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे मैं अभी आपको एक उदाहरण बताया हुआ हूं कि एक बाल है, सपोज मानिए कि आप फुटबॉल खेल रहे हैं चाहे खेल रही है, और हो क्या रहा है कि फुटबॉल खेलने के टाइम जो एक खिलाड़ी है वो फुटबॉल आपके तरफ पैर से मार के आगे बढ़ा रहा है, आपको तो उसको तो रोकना है नहीं, गति में है, आपको उसको रोक के विराम अवस्था में तो करना नहीं है क्योंकि आप गोलकीपर है नहीं। आपको क्या करना है कि इसको पैर से मार के दूसरे दिशा में परिवर्तित कर देना है, यानी कि आपको बल लगाना पड़ेगा। तो बल क्या करता है, किसी भी वस्तु की दिशा में पिंड में परिवर्तन करता है। तीसरा पॉइंट क्या है कि पिंड की आकार में परिवर्तन करता है। जैसे एक गुब्बारा ले लीजिए और गुब्बारा में हवा भरे रहिए, कितना भी भरते जाइए हवा, इसके बाद क्या करें कि दबा दो तो आप देखोगे कि क्या होता है कि गुब्बारा फट जाता है, आकार में परिवर्तन हुआ, फट गया। नहीं तो सैनिटाइजर का क्या करें, ये डब्बा लें और इसको क्या करें, दबाएं, चाहे कोई भी डब्बा, यदि आपका जो बल है उसके बल से अधिक है तब तो क्या करेगा, आकार में परिवर्तन होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो लेकिन परिवर्तित करने का क्या करता है, प्रयास करता है, समझे। अब इसके बाद अगला क्या है कि बल एक सदिश राशि है। जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं इसके पहले वाले अध्याय में कि सदिश राशि क्या होती है, वे राशियां जिनको निरूपित करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उसे क्या कहते हैं, सदिश राशियां कहते हैं। तो बल भी एक प्रकार का सदिश राशि है, इसे भी निरूपित करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता पड़ती है। बल का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है न्यूटन, इसको एन से प्रदर्शित करते हैं, इसको एन से प्रदर्शित किया जाता है। इसके बाद क्या है कि बल के प्रकार, आपको जानकारी होगी कि बल तो अनेक प्रकार के होते हैं, जिसमें से कुछ जैसे संपर्क बल, असंपर्क बल। संपर्क बल क्या होता है, जैसे जिससे कि संपर्क बना के बल लगाया जाए। जैसे मैं आपको बता दूं कि इस मार्कर को क्या करना है, मुझे खोलना है बल लगाने के लिए, इसकी तो क्या करना है, हाथ से ले रहा हूं ना, जैसे या मैं हाथ क्या कर रहा हूँ, मार्कर को अपने हाथ पे रख रहा हूँ और उसके बाद इसकी गति में परिवर्तन कर रहा हूँ मैं, यानी कि क्या है, बल स्पर्श करके कर रहा हूँ ना मैं परिवर्तन। और वही क्या हो जाए कि असंपर्क परिवर्तन क्या होता है, असंपर्क परिवर्तन होता है जिसमें कि बिना संपर्क का क्या किया जाए, बल लगाया जाए उसमें। जैसे आप दो चुंबक ले लें और उनको क्या करें कि आकर्षित करें या प्रतिकर्षित करें, तो क्या होगा कि वह असंपर्क बल होगा। अब दो चुंबक कब आकर्षित होते हैं, कब प्रतिकर्षित होते हैं, जब नॉर्थ और साउथ या साउथ और नॉर्थ होंगे तब क्या होगा, आकर्षित होगा। और जब क्या हो जाएंगे, नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ एक तरफ हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षित हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि यदि दोनों पोल समान हैं, एक पोल है तब नहीं होगा, प्रतिकर्षण होगा, और अलग अलग है तो आकर्षण होगा, तो असंपर्क बल हो गया। हमें इस अध्याय में पढ़ना क्या है, आपके सिलेबस में दिया क्या हुआ है, संतुलित बल और असंतुलित बल। संतुलित बल क्या होता है और असंतुलित बल क्या होता है। अब इससे पहले जानने के लिए हम ये जान लें कि हमें ये संपर्क बल और असंपर्क बल पढ़ना क्यों नहीं है, क्यों ये संतुलित बल और असंतुलित बल पढ़ना है। क्योंकि संतुलित बल और असंतुलित बल के लिए मान लीजिए इसी बल में चेक करना है, इसी बाल में कि बल संतुलित लग रहा है कि असंतुलित लग रहा है, तो करेंगे क्या कि दो या दो से अधिक बल लगाना है इसमें, दो या दो से अधिक बल, तब जाके पता चलेगा कि संतुलित बल है या असंतुलित बल है। तो इसके बाद हम लोग को पढ़ना है नेक्स्ट टॉपिक, संतुलित बल या असंतुलित बल। और इसके बाद पहले मैं आपको बता दूं कि जो नोट्स है आपका, वह आप क्या है कि बाद में जो चैप्टर खत्म हो रहा है, चाहे ये जो मेरा लेक्चर खत्म होगा उसके बाद मैं नोट्स 15 या 20 सेकंड के लिए हर वीडियो में डाल दूंगा। और ये जो जितने भी चैप्टर हैं, चाहे जितने भी क्लास के वीडियोस हैं, उनको प्लेलिस्ट में क्या किया जा रहा है कि प्लेलिस्ट में डाला जा रहा है। आप चाहे तो अपने क्लास का वीडियो प्लेलिस्ट में जाके, यूट्यूब के चैनल के प्लेलिस्ट में जाके और ढूंढ सकते हैं और उसके बाद वहां से आप देख सकते हैं। और इस वीडियो को मैं क्या कर रहा हूँ कि पार्ट वाइज बना रहा हूँ। जैसे ये पार्ट 1 है, पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 भी आएगा, पार्ट 3, जितनी पार्ट्स होंगी इसकी सभी आएंगी। आप क्या करेंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे और इसके बाद इसको ढूंढ लेंगे। संतुलित बल, बैलेंस्ड फोर्स, यानी कि हमें संतुलित बल और असंतुलित बल को पढ़ना है कि इसमें
क्या होता है कि लगाए गए बल दो या दो से अधिक होते हैं, तभी हम पता कर सकते हैं कि संतुलित बल है या असंतुलित बल है। तो यानी लगाए गए बल यदि किसी पिंड पे, मान लीजिए ये पिंड है और इस पिंड पे जो लगाए गए बल हैं दो से या दो से अधिक है, मान लीजिए दो बल क्या कर रहा है कि एक दूसरे के विपरीत दिशा में लगाया जा रहा है, तो लगाए गए बल का परिणामी मान यदि शून्य होता है तो क्या होता है, वह बल संतुलित होता है। संतुलित होने का मतलब क्या है, आप इसे इस प्रकार भी डिफाइन कर सकते हैं, यदि किसी पिंड पर दो या दो से अधिक बल लगाए जाते हैं तो वह उसकी अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। यदि पिंड गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में रहती है, और यदि विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहती है। उसे ही क्या कहते हैं, संतुलित बल कहते हैं। या छोटे से परिभाषा के साथ आप कह सकते हैं कि यदि पिंड पर लगाए गए बल का परिणामी मान क्या होता है, शून्य होता है, तो क्या होती है, संतुलित बल होती है। जिस प्रकार आप यहाँ देख सकते हैं, मान लीजिए यहाँ भी 2 न्यूटन का बल लगता है और यहाँ भी 2 न्यूटन का बल लगता है, तो इस पिंड में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसी बल को क्या कहते हैं, संतुलित बल कहते हैं। एक संतुलित बल का आप उदाहरण ये भी ले सकते हैं कि मान लीजिए कोई पिंड है, यहाँ पे पिंडों को क्या किया गया है कि पिंड को आप वस्तु भी बोल सकते हैं। पिंड क्या है, पृथ्वी से लगी हुई है और पृथ्वी से 2 न्यूटन का बल लगाए हुए, यानी कि 2 न्यूटन के बल से पृथ्वी इसको क्या की है, खींची हुई है। और यहाँ क्या है कि आप इसमें 2 न्यूटन का बल लगा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि यह पिंड जो है, अब इसकी अवस्था में कोई परिवर्तन होगा, इसकी अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि जो पिंड की लग रहा है और जो न्यूटन ये गुरुत्वाकर्षण का बल लग रहा है, दोनों क्या बराबर है, इसलिए इसके किसी भी अवस्था में परिवर्तन नहीं होगा। अब क्या है कि इसका आप एक और उदाहरण ले सकते हैं कि क्या होता है कि कभी आप इस खेल को देखे होंगे कि एक रस्सी बीच में लगा होता है और 2 ग्रुप इस रस्सी को खींचता है। यहाँ पे 2 ग्रुप के लोग क्या करते हैं, रस्सी को खींचते हैं और ये रस्सी ना इधर जाती है ना इधर जाती है। ऐसा जानते हैं क्यों होता है, क्योंकि जो लोग खींच रहे हैं रस्सी को, सबका बल जो है, मान लीजिए यहाँ 10 न्यूटन के बल से खींचा जा रहा है, तो यहाँ भी 10 न्यूटन के बल से खींचा जा रहा है। इसीलिए जो रस्सी है संतुलित है और इसका जो बल लग रहा है वह भी संतुलित बल लग रहा है। इसके बाद हमें पढ़ना है असंतुलित बल, अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स का मतलब होता है कि लगाए गए बल का जो मान, परिणामी मान होता है, वह शून्य नहीं होता है। शून्य नहीं होने का मतलब क्या है कि मान लीजिए यहाँ पे एक पिंड है, अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे 3 न्यूटन का बल लगा रहा है और इस तरफ से 5 न्यूटन का बल लगा दिया। जब 3 न्यूटन और 5 न्यूटन का बल लगाएंगे तो इसकी जो परिणामी बल का मान होगा वह शून्य नहीं ना होगा, क्योंकि यहाँ पे तो वस्तु क्या होगी, इधर गति की अवस्था में आ जाएगी। तो इसे किस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं, जब किसी पिंड पर 2 या 2 से अधिक बल लगाए जाते हैं तो उसके स्थिति में कोई परिवर्तन आ जाती है। स्थिति का मतलब हुआ कि गति में है तो गति में परिवर्तन होगा, यदि विरामावस्था में है तो विरामावस्था में परिवर्तन होगा। उसे क्या कहते हैं, असंतुलित बल कहते हैं। असंतुलित बल का एक और आप उदाहरण देख सकते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे कोई बॉल है और बॉल क्या है कि यहाँ पे पृथ्वी से 7 न्यूटन के बल से खींची हुई है और आप क्या कर रहे हैं, आप पैर मार रहे हैं, पैर आपका 15 न्यूटन के बल से लगा रहा है, इसको मार रहा है इस बॉल को। बॉल क्या होगा कि उड़ेगा ना, यानी कि बॉल आगे बढ़ेगी, गति की अवस्था में आएगी। तो इसी को क्या कहते हैं, असंतुलित बल कहते हैं। जो बल हम लोग लगाए इस पे, इसी को क्या कहते हैं, असंतुलित बल कहते हैं। लेकिन संतुलित बल और असंतुलित बल में आपको एक बात का विशेष ध्यान होना चाहिए कि 2 या 2 से अधिक बल होने चाहिए। इसमें एक बल कभी नहीं होगा। यहाँ भी देखिए एक बल दूसरा बल, यहाँ भी एक बल दूसरा बल, यहाँ भी एक बल दूसरा बल जरूर होना चाहिए। चलते हैं अगले टॉपिक में। अगला टॉपिक है गति का नियम। इसके पहले वाले अध्याय में हम लोग पढ़े हैं गति के समीकरण को, और इस बार पढ़ना है गति के नियम को। गति के नियम क्या क्या है, चलिए पढ़ते हैं अगले टॉपिक। बच्चों अब अगला टॉपिक पढ़ना है हमें गति के नियम। गति के नियम, लॉ ऑफ मोशन।
लॉ ऑफ मोशन को जानने से पहले थोड़े इसके इतिहास के बारे में जान लेते हैं कि इसकी उत्पत्ति किस रूप में हुई है। सबसे पहले गैलीलियो नाम की एक वैज्ञानिक ने क्या किया कि आनत तल पे किसी भी पिंड को, अनेक पिंडों को उनके अनेक स्थितियों के बारे में अध्ययन करके तब एक नियम प्रस्तुत किया। आनत तल क्या होता है? एक तिरछा तल होता है जिसमें दो तल लिए, तिरछा तल, और इस पे कभी पिंड को यहाँ रखते थे, कभी यहाँ रखते थे, यहाँ से नीचे लेके आए या यहाँ से ऊपर लेके आए, फिर क्या किया बीच में रखे, फिर यहाँ से इधर लेके गए, फिर इधर लेके आए। मतलब कि आनत तल पे अनेक अनेक प्रयोग किए इसमें। उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाले। निष्कर्ष क्या निकाले कि बाह्य बल लगाने पर किसी वस्तु के या किसी पिंड की स्थिति में परिवर्तन होता है। मतलब कि जब बाह्य बल लगाया जाता है तभी क्या होता है, इसके स्थिति में या इसके स्थिति में परिवर्तन होता है, नहीं तो वह अपने परिवर्तन बिना परिवर्तन के क्या होती है कि आती रहती है। इसके बाद क्या हुआ कि इसके बाद आए अपने न्यूटन। न्यूटन क्या किए कि न्यूटन ने इसी के आधार पर दो और नियम दिए। तो क्या हो गए, दो नियम, गति के 3 नियम हो गए। और इसको क्या किया कि 1686 ईस्वी में प्रिंसिपिया नाम की एक उनकी पुस्तक थी, उसी में क्या किया था, इसको प्रकाशित किया था। और 1686 में इसको प्रकाशित किया। उसके बाद इसको तब न्यूटन के, तब इस नियम को, तीनों नियम को जोड़ के न्यूटन के गति के तीनों नियम कहे जाने लगे। पहले नियम को कहा जाता है न्यूटन के गति का प्रथम नियम, दूसरे को कहा जाता है न्यूटन के गति का द्वितीय नियम, और तीसरे को कहा जाता है न्यूटन के गति का तृतीय नियम। अब हम लोग क्या करते हैं कि गति के, अब इसको कि गति के नियम भी कहा जा सकता है। न्यूटन के गति का नियम नहीं कहते, यदि कहते हैं तो गति के प्रथम नियम, गति के द्वितीय नियम और गति के तृतीय नियम भी कहे जा सकते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे गति के प्रथम नियम को। गति का प्रथम नियम क्या है कि हम लोग पढ़े हैं कि यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है या विरामावस्था में है तो उसके में बल लगा के क्या किया जा सकता है, परिवर्तन किया जा सकता है। गति का प्रथम नियम भी इसी से रिलेटेड है कि पिंड की अवस्था में परिवर्तन तब तक नहीं हो सकता जब तक कि बाह्य बल लगाया न जाए। मतलब कि यदि कोई पिंड है और गति की अवस्था में है, वह चाहे गति की अवस्था में है चाहे विरामावस्था में है, उसके अवस्था में तब तक परिवर्तन नहीं होता जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगा दिया जाता है। अब बाह्य बल लगाया जाएगा तभी उसकी स्थिति में क्या होता है, परिवर्तन होता है। उसी को गति का प्रथम नियम कहते हैं। अब परिवर्तन, अब इसके बाद क्या होता है कि जैसे आपको कोई कहे कि आपको यहाँ से जाना है दिल्ली, चाहे क्या करे, आपसे कोई कहे कि आपको यहाँ से जाना है इंग्लैंड, आप पूछेंगे ना क्यों जाना है हमें। उसी तरह जब भी कोई बल लगाता है किसी पिंड पे तो वह पूछती है चाहे उसका विरोध करती है। तो पिंड अपनी अवस्था में परिवर्तन का क्या करती है, विरोध करता है। इसी को क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। और इस पिंड के इस गुण को जड़त्व का गुण कहते हैं, जो कि हम लोग को जड़त्व के बारे में बढ़िया से जान लेना चाहिए। जैसे यहाँ एक पिंड है, पिंड, और पिंड में क्या करते हैं कि मान लीजिए पिंड गति की अवस्था में, अब आप यहाँ पे बल लगाएंगे तो इस बल का पहले पिंड विरोध करेगी, कुछ दूर आगे चलेगी तब जाके रुकेगी। तो इस विरोध करने के गुण को ही क्या कहते हैं, जड़त्व का गुण कहते हैं इस पिंड का। अब इस जड़त्व से संबंधित हमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न को बताने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो ये जितने भी वीडियो हैं शाम को या तो 5 बजे अपलोड होंगे 5 PM पे, या सुबह के 6 बजे AM पे अपलोड किए जाएंगे। शाम के यदि टेक्निकल प्रॉब्लम कोई नहीं आती है तो फिर शाम को अपलोड कर दिया जाएगा, नहीं तो सुबह में आपको कंफर्म रूप से वीडियो मिल जाएगा। अब ये आप ही का नहीं, हर क्लास का मैं टाइम बता दिया हूँ कि 5 बजे शाम को या सुबह को 6 बजे ही वीडियो अपलोड होगा। आप उस समय क्या कर सकते हैं, वीडियो को देख सकते हैं। और रही बात नोट्स की, तो क्या कर सकते हैं आप कि इस वीडियो को जैसे ये लेक्चर खत्म होता है मैं क्या करूंगा, नोट्स आपके 10 या 15 सेकंड में जितने भी नोट्स होंगे इस वीडियो के उसको उसमें एडिट करके डाल दूंगा। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज लिख के कांटेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपको क्या किया जा सकता है, नोट दिया जा सकता है। अपना नाम, एड्रेस और बस किस चैप्टर का PDF चाहिए, किस पार्ट का, लिख के भेज दीजिए, आपको PDF उपलब्ध करा दिया जाएगा। इसके बाद कुछ क्वेश्चन आते हैं, जैसी प्रगति की कैरम की गोटी से ढेरी की सबसे छोटी वाली गोटी बाहर निकल जाती है, ऐसा क्यों होता है। आप कैरम बोर्ड खेले होंगे, कैरम की गोटी में क्या होती है, यदि आप उसकी गोटी बड़ी वाली गोटी से मारे तीव्र गति से तो नीचे वाली गोटी सबसे
जिस गोटी पे नीचे वाली गोटी पे लगता है वह गोटी बहुत जल्दी बाहर निकल जाती है और वैसे की गोटियां वैसे पड़ी रहती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये गोटियां लाइन से लगी हुई हैं और क्या करता है कि नीचे वाली गोटी जैसे लगी, यह सभी विरामावस्था में अपनी अवस्था को बनाए रखना चाहते हैं, यह गति की अवस्था में आती है, बाहर निकल जाती है, अपने विरामावस्था में रह जाती हैं, यानी कि यह क्या करती हैं, इस बल का विरोध करती हैं और यहीं का यहीं रह जाते हैं। यह जड़त्व के कारण ही होता है। अगला क्वेश्चन है, उंगली से ताश के पत्तों को झटका देने पर के सिक्के क्या होते हैं कि गिलास में गिर जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? क्या करें कि आप एक पत्ता ले, किसका, ताश का, और ग्लास में पानी भरे हुए में ग्लास को ऊपर से क्या करेंगे, सिक्के को रख दें और इस पत्ते को ज्यादा तेजी से मारें। होगा क्या कि पत्ता बाहर निकल जाएगा और जो सिक्का है, सिक्का ग्लास में अंदर गिर जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सिक्का विरामावस्था में रहना चाहता है वहीं पे, और जो ये पत्ता है इसमें गति आ जाती है, इसी कारण यह सिक्का क्या होता है, नीचे चला जाता है विरामावस्था के कारण और यह ताश बाहर निकल जाता है, ताश का पत्ता। अगला क्वेश्चन है, खिड़की के शीशे में गोली लगने पर गोल छिद्र हो जाता है और परंतु पत्थर का छोटा टुकड़ा लगने पर यह चटक जाता है। चटकने का मतलब क्या होता है कि थोड़ा सा फूटा टाइप का हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो शीशा है, खिड़की का शीशा है, वो अपनी गति की अवस्था को बनाए रखना चाहता है, लेकिन जैसे उसमें गोली को लगता है तो उतने ही दूर को गति प्रदान कर देता है, उतना दूर क्या जाता है, टूट के बाहर निकल जाता है, छिद्र हो जाता है। और ये जितने भी बाहर के हैं सब अपने अपने विरामावस्था में बने रहते हैं, और यदि क्या करते हैं, छोटा सा टुकड़ा फेंकते हैं तो क्या होता है कि ये विरामावस्था का विरोध करते हैं, और विरोध करता है तो क्या करता है, सभी को अपने ऊपर थोड़ा सा चटका देता है। यह जड़त्व के कारण ही होता है। और आप और देखे होंगे कि किसी भी कपड़े को क्या करते हैं कि यदि उसमें कंबल है, धूल है, तो उसको डंडे से मारने पर क्या होता है कि उसके धूल बाहर निकल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कंबल और जो ये धूल है गति की अवस्था में नहीं है, विरामावस्था में है। जैसे हम क्या करते हैं कि कंबल को मारते हैं तो कंबल गति की अवस्था में आ जाता है, लेकिन धूल विरामावस्था में रहता है, इसी कारण क्या होता है, कंबल से बाहर निकल जाता है। और अब क्या होता है कि कभी कभी आप पेड़ से पत्तों को गिरते हुए देखे होंगे, या आम को क्या करता है, कोई व्यक्ति ऊपर चढ़ के उसको जैसे डाली को हिलाता है, आम जितने पक्के होते हैं गिर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आम और डाली दोनों विरामावस्था में है। जैसे डाली को हिलाया जाता है क्या होते हैं, ये इस गति की अवस्था में आ जाते हैं, लेकिन आम विरामा अवस्था में रहता है और इस गति का विरोध करता है, इसी कारण क्या होता है, इसके डंठल से टूट जाता है। और इस टाइप से और क्वेश्चन पूछी जाती है कि यदि आप क्या करें कि ट्रेन में हैं और किसी गेंद को उछालते हैं तो फिर आप उसके नीचे हाथ रखने पे आप ही के पास आ जाता है, क्योंकि ट्रेन भी गति की अवस्था में, आप भी गति की अवस्था में, इसलिए उसमें बैठे हुए हैं, इसलिए ऐसा होता है, जड़त्व के कारण होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और मिलते हैं अगले वीडियो में। और जितने भी आपको यदि कोई डाउट्स हो इस वीडियो में तो क्या करें, हमें कमेंट कर लें, या हम चाहेंगे कि आपको हर डाउट्स को क्लियर करें। तो धन्यवाद। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 के विज्ञान अध्याय 9 को, जो कि है बल तथा गति के नियम। बल तथा गति के नियम का एक ऑलरेडी वीडियो क्या है कि YouTube हमारे चैनल पे पड़ा हुआ है, आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। यह वीडियो पार्ट 2 है। यदि पार्ट 1 आप नहीं देखे हुए हैं तो आपको क्या होगा कि ये जो आज पढ़ने वाले हैं गति का द्वितीय समीकरण, यह अच्छे से आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उस वीडियो में मैंने क्या किया हुआ है, बल और गति के प्रथम नियम को बहुत अच्छे से आपको समझाया हुआ है। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं गति का द्वितीय समीकरण, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन होता क्या है, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले बल के समानुपाती होता है। अब आपको यहाँ समझना पड़ेगा संवेग क्या होता है, संवेग में परिवर्तन क्या होता है, और बल आप तो ऑलरेडी इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि बल वह बाह्य धक्का या खिंचाव है जो किसी पिंड की स्थिति को परिवर्तित करता है या परिवर्तित करने का प्रयत्न करता है। अब स्थिति क्या हो सकती है, या तो कोई वस्तु विरामावस्था में है या कोई वस्तु स्थिति
गति की अवस्था में उसी को क्या करता है, परिवर्तित करता है या परिवर्तित करने का प्रयास करता है। तो इसके पहले हमको समझना पड़ेगा संवेग क्या है। तो मैं आपको क्या करता हूं कि इसके पहले जितनी भी बातें आपको अच्छे से समझना चाहिए उन सबको मैं समझाने का प्रयत्न करता हूं। सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि किसी वस्तु में उत्पन्न प्रभाव क्या होता है। उत्पन्न प्रभाव होता है वस्तु द्वारा उत्पन्न प्रभाव वस्तु के वेग तथा द्रव्यमान पर निर्भर करता है। जैसे कि यदि मेरे हाथ में कोई प्रभाव उत्पन्न हो रहा है या मेरे इस मार्कर में और इस व्हाइट बोर्ड के बीच कोई प्रभाव उत्पन्न हो रहा है तो वह उसके द्रव्यमान तथा वस्तु के वेग पर निर्भर करता है। अब उसके वेग पर कैसे निर्भर करता है इसको हमें समझना है। जैसे कि कोई वस्तु है, जैसे एक बंदूक की आप गोली ले लें जो कि बंदूक ना हो, उसमें यदि गोली ले ले बंदूक की और उसमें बंदूक न हो तो होगा क्या, आप उसे अपने हाथ से, सपोज मानिए बंदूक की गोली अपने हाथ से कहीं भी मारेंगे, क्या उससे ज्यादा क्षति होगी? उससे आप कहेंगे कि नहीं, उससे ज्यादा क्षति नहीं होगी। यानी कि उसका जो प्रभाव है, उत्पन्न प्रभाव है, उस बंदूक की गोली का प्रभाव यही है ना कि जाके किसी को लगे, उसकी या तो मृत्यु कर दे या उससे मृत्यु करने का संभावना में रहे, लेकिन यह उसका प्रभाव नहीं आ रहा है ना। और क्या हो रहा है, यदि वह उसको गोली को बंदूक में लगा दिया जाए उसके बाद किसी व्यक्ति को मारा जाए तो उस व्यक्ति की या तो मृत्यु हो सकती है या मृत्यु हो जाएगी। इसका मतलब है कि उसमें उत्पन्न प्रभाव हो गया। तो यही है कि वेग में क्या हो रहा है कि वेग के ऊपर उसका जो प्रभाव है वह निर्भर है। अब इसके बाद क्या है, यदि वेग में क्या करें, वस्तु के वेग में एक और उदाहरण मैं आपको समझाना चाहूंगा। यदि आप किसी गाड़ी पे बैठे हुए हैं, इस तरह आपको कोई मधुमक्खी हो या मक्खी हो, और वह क्या करे कि आपको इस तरह आके हाथ में, शरीर में, चाहे पैर में कहीं भी लगे, आपको उतना ज्यादा चोट नहीं लगेगा जिस प्रकार की यदि आप गाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चला रहे हैं और उस पे लगे तो होगा कि उससे ज्यादा चोट लगेगा ना। यानी कि यह जो वेग है उस पे डिपेंड कर रहा है उसका प्रभाव। तो मुझे जहां तक पता है आप वेग के बारे में समझ गए होंगे कि कैसे वेग प्रभावित करता है। इसके बाद द्रव्यमान किस प्रकार प्रभावित करता है। द्रव्यमान क्या मतलब होता है, यदि कोई वस्तु हल्की है, जैसे मैं आपको बताना एग्जांपल के तौर पे बताना चाहता हूं कि जैसे मैं अपने इस मार्कर को अपने हथेली पे रखा हुआ हूं, देखिए मेरे हाथ पे ज्यादा प्रभाव नहीं रखा हुआ है, और मैं क्या करूं, एक बड़ा सा भारी पदार्थ ले लूं, जैसे कि मैं एक ईंट को उठा लेता हूं और अपने हाथ पे जैसे रखता हूं, देखिए मेरे हाथ को दबाने का प्रयत्न करता है। यानी मतलब क्या बनता है कि कोई भी वस्तु द्रव्यमान के ऊपर उसमें उत्पन्न प्रभाव हो रहा है। इसके बाद क्या होता है, यदि आप इस तरह यह दीवार जो है, चाहे मैं यहाँ पे हूं, किसी व्यक्ति से टकरा जा रहा है, चाहे दो व्यक्ति क्या हो रहे हैं आपस में टकरा जा रहे हैं, होगा क्या, उनमें या तो दोनों गिर सकते हैं या मृत्यु नहीं होगी, या गिर सकते हैं या उसमें कोई गिरेगा कोई नहीं गिरेगा। लेकिन क्या किया जाए कि एक रखी हुई बस है रोड पे जो चल रही है, चाहे खड़ी है, वह क्या हो किसी व्यक्ति पे गिर जाए या दीवार ही किसी व्यक्ति पे गिर जाए तो उसकी वहीं पे मृत्यु हो जाएगी या मृत्यु हो सकती है। इसका मतलब क्या है, द्रव्यमान भी किसी वस्तु के उत्पन्न प्रभाव को निर्भर करता है। तो जहां तक मुझे पता है आप इस बात को समझ गए होंगे कि किसी वस्तु के उत्पन्न प्रभाव को द्रव्यमान कैसे और उसके वस्तु के वेग को कैसे निर्भर करता है। इसके बाद यदि उसके उत्पन्न प्रभाव को हम लोग क्या कहते हैं संवेग। संवेग को इंग्लिश में कहा जाता है मोमेंटम। ये होता क्या है संवेग, यदि किसी वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब क्या है, किसी वस्तु का यदि संवेग है वह होगा क्या, उसके द्रव्यमान को आपको पता है m से दिखाते हैं, और वेग जो होता है उसको v से दिखाते हैं, वेग के गुणनफल के बराबर होता है। और इसमें से अब कुछ लोग होंगे जिनको कि वेग नहीं समझ में आ रहा होगा कि वेग होता क्या है। वेग, तो ये वेग गति के जो चैप्टर है, इसके पहले वाला अध्याय है फिजिक्स का पहला चैप्टर, उससे इस वेग को लिया गया है। किसी वस्तु के स्थिति में हुए परिवर्तन की दर को वेग कहा जाता है। आप उसे क्या कर सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। तो संवेग होता क्या, किसी वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल के बराबर होता है। यदि संवेग को हम क्या करें, p से प्रदर्शित करें तो p बराबर होता है m × v। यह द्रव्यमान जो होता है एक सदिश राशि होता है, क्योंकि वेग जो होता है वह एक सदिश राशि होता है, इसलिए एक सदिश राशि होती है। अब संवेग का दिशा क्या होता है इसको हमें समझना है। तो संवेग का दिशा वही होता है जो वेग का दिशा होता है। अब हमें समझना है कि संवेग का मात्रक क्या होता है।
तो बच्चों संवेग का फार्मूला जो होता है P बराबर m इंटू वी, मतलब कि हमें m और v से ही क्या करना है, इसका मात्रक निकाल लेना है। पैमान m बराबर kg होता है kg, और वेग वेलोसिटी बराबर होता है m इंटू s, यानी कि P बराबर होता है kg इंटू ms। इसके बाद हमें पढ़ना क्या है, संवेग में परिवर्तन, यानी कि संवेग में परिवर्तन कब कब हो सकता है। लगाने पर संवेग में परिवर्तन किया जा सकता है। इसको थोड़ा सा हम पहले चल के समझने का प्रयत्न करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में, वीडियो कौन सा है, पार्ट 1, हम पहला जो नियम क्या पढ़े हुए हैं गति का, कि कोई वस्तु है जो कि विरामावस्था में है, गति की अवस्था में है, तो उसमें तब तक परिवर्तन नहीं होता जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता। अब बाह्य बल नहीं लगाए जाने का क्या मतलब है, कि यदि संवेग है, संवेग में m इंटू वी है, यानी कि बाह्य बल जो बल है वह v में ही, इसके वेग में ही परिवर्तन करेगा। तो संवेग में परिवर्तन होता कैसे है, जैसे मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पे मार्कर है, एक धीरे धीरे यहाँ से चल रहा है, मैं क्या कर रहा हूं कि इस पे एक अत्यधिक रूप से ऐसे बल लगा दे रहा हूं। जैसे बल लगाऊंगा ये तेजी से लगेगा चलने। या क्या होता है, कोई व्यक्ति धीरे धीरे यहाँ पे आपके सामने धीरे धीरे चल रहा है, कोई व्यक्ति पीछे से आए, खटाक से उसको क्या करे कि धक्का दे बहुत तेज, वो लगेगा, उसमें गति आ जाएगी ना, तो वही क्या हो जाएगा, उसके संवेग में परिवर्तन हो जाएगा। या क्या है कि समय कितना लगा है उसमें, ये भी डिपेंड करता है। जैसे यदि आप इस बात को कभी कभी देखे होंगे कि कभी गाड़ियां खराब हो जाती हैं, तो 3 आदमी मिलकर उसको धक्का दे रहे हैं, गाड़ी यहाँ है, 3 आदमी मिलकर धक्का दिए जा रहे हैं, वो गाड़ी चालू नहीं हो रही है। फिर क्या कर रहे हैं, कुछ देर तक उसको धक्का दे रहे हैं, कुछ देर धक्का देने के बाद कुछ देर गाड़ी आगे बढ़ी, उसके बाद उसको स्टार्ट किया जाता है, गाड़ी क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। यानी कि जैसे समय उसमें अधिक लगाया जाता है, संवेग में परिवर्तन अधिक होता है। यदि समय कम लगाया जाता है तो संवेग में परिवर्तन कम होता है, और अधिक लगाया जाता है तो संवेग में परिवर्तन क्या होता है, अधिक होता है। इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि संवेग में परिवर्तन 2 कारणों से डिपेंड करता है, या तो बल कितना लगाया जा रहा है, बल अधिक लगाया जा रहा है कि कम लगाया जा रहा है, या उसमें समय कितना लगाया जा रहा है। अब हम लोग चलते हैं गति के द्वितीय नियम पे, कि गति का द्वितीय नियम क्या है। अब बच्चों हम गति के द्वितीय नियम को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि हम लोग गति के द्वितीय नियम में संवेग जो शब्द आ रहा था उसके बारे में, संवेग के बारे में अब हम लोग बहुत अच्छे से जानकारी ले चुके हैं। तो किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले बल के समानुपाती होता है। यही होता है गति का द्वितीय नियम, यानी कि किसी वस्तु के संवेग में जो परिवर्तन का दर होगा वह उस पर लगने वाले बल के समानुपाती होगा। यदि हम लोग अब इसको थोड़ा प्रूव करते हैं, मानते हैं क्या, माना किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u, अब आप क्या है, प्रारंभिक वेग से यदि परिचित है तो अच्छी बात है, यदि नहीं परिचित है तो आप एक इसके पहले वाले अध्याय गति को आप नहीं पढ़े हैं, इसलिए परिचित नहीं है। इसके बाद मैं इसको अभी आपको बता देता हूं। उसके बाद क्या है, यदि t समय बाद उस पर लगने वाला बल, F बल लगाने पर उसका वेग v हो जाता है तब, यानी कि यदि प्रारंभिक वेग का मतलब होता है किसी वस्तु का वेग जहां से स्टार्ट होता है उसे प्रारंभिक वेग कहते हैं, और जहां खत्म होता है, जिस वेग से खत्म होता है उसे अंतिम वेग कहा जाता है। इस बीच में इस पे बल कितना लगाया जा रहा है, F लगाया जा रहा है। प्रारंभिक संवेग P1 बराबर mv, हमें पता है संवेग बराबर m इंटू v होता है, तथा अंतिम संवेग P2 बराबर mv। अब संवेग में परिवर्तन क्या होगा, P2 माइनस P1, वही होता है ना, करते क्या, अंतिम में से प्रारंभिक को क्या करते हैं, घटाते हैं। तो जो संवेग में परिवर्तन क्या होगा, अब mv माइनस mu। अब संवेग में परिवर्तन की दर क्या होगी, तो किसी भी वस्तु के परिवर्तन की दर निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, उसमें t से भाग दे देते हैं, यानी कि हो क्या जाएगा, mv माइनस mu बाई t। अब इसका दर निकल गया, हमें पता है कि जो इसका संवेग में परिवर्तन का दर होता है वह क्या होता है, बल के समानुपाती होता है। बल F समानुपाती mv माइनस mu बाई t, F समानुपाती। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों में से m को कॉमन कर लिया जाता है, तो v माइनस u बाई t हो क्या जाता है, F समानुपाती ma। अब a कहां से आया, तो आप इसके पहले वाले अध्याय में, गति के अध्याय में पढ़ चुके हैं, त्वरण a बराबर होता है v माइनस u बाई t, यानी वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण बोला जाता है। इसीलिए मैं v माइनस u बाई t के जगह पे a लिखा हुआ है, यानी कि F समानुपाती ma।
अब इसका क्या होता है, F बराबर K इंटू एम ए। अब इस समानुपाती के चिन्ह को हटा के मैंने बराबर का चिन्ह लगा दिया और इसमें एक K ऐड कर दिया। अब K है क्या, एक अनुपातिक स्थिरांक है, यानी कि क्या है, स्थिरांक है। अब इसे हम क्या करते हैं कि इस K को हटाने के लिए मानते हैं कि यदि 1 kg द्रव्यमान का कोई वस्तु है, यानी कि किसी वस्तु का द्रव्यमान कितना है, 1 kg है, उस पर लगने वाला बल 1 यूनिट है और उसमें जो त्वरण उत्पन्न हो रहा है वह क्या हो रहा है, 1 मीटर प्रति सेकंड के वेग से त्वरण उत्पन्न हो रहा है। तो 1 यूनिट बराबर K इंटू 1 kg इंटू 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यानी कि पूरे क्या हो गए, K को छोड़ के सब एक हो गए, मतलब क्या बनता है, K बराबर 1। अब समीकरण 1 से, अब देखिए इसको क्या करते हैं, समीकरण 1 बना लेते हैं। समीकरण 1 से क्या होता है, F बराबर m इंटू ए, क्योंकि K का मान क्या हो चुका है, A1 हो चुका है। अब क्या है, आप समझ गए कि F बराबर m a, यानी कि बल क्या होता है, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, यही क्या होता है, बल होता है। अब बल का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक जानने के लिए हम क्या करते हैं कि m और a के मात्रों को यदि गुणा कर दें तो वह बल का मात्रक निकल जाएगा। द्रव्यमान का मात्रक होता है kg और त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यानी कि F बराबर kg इंटू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। बल के मात्रक को न्यूटन भी कहा जाता है। तो बच्चों अब हम पढ़ने वाले हैं बल तथा गति के नियम में अगले बात को कि क्या होगा कि बल कब ज्यादा लगेगा और कब बल कम लगेगा। जैसे हम देख रहे हैं कि F जो है T के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी कि जब F ज्यादा होगा तब T कम होगा, जब T कम होगा तो F क्या होगा, ज्यादा होगा। इसको हम इस रूप में समझ सकते हैं, यदि क्या हो कि यह संख्या है, यदि संख्या बराबर है तो T को यदि कम करते हैं, यदि T को कम करेंगे तो F क्या होगा, ज्यादा होगा। यदि T को ज्यादा करेंगे तो F क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एक उदाहरण के तौर पे मैं बताता हूँ, यदि ये 400 है कोई संख्या mv माइनस mu, यानी कि जो संवेग परिवर्तन है वो 400 है, यदि मैं इसको 2 से भाग करता हूँ तो क्या होता है, 200 आता है। और यदि मैं क्या करता हूँ, संवेग परिवर्तन 400 ही है, इसको मैं 200 से भाग करता हूँ तो क्या आता है, 2 आता है। अब क्या मतलब बनता है कि यह बल ही आ रहा है ना, यानी कि यहाँ 200 आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है। इसका मतलब ये मैं आपको कोई क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ, एक उदाहरण बता रहा हूँ जिससे कि आप ये समझ जाए कि T यदि कम होगा तब बल ज्यादा लगेगा, यदि T ज्यादा होगा तो बल क्या लगेगा, कम लगेगा। इसी के उदाहरण से आपकी कुछ किताबों में कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे कि जो एक क्रिकेटर होता है जो कि फील्डर, वह गेंद आती है तो आप देखे होंगे कि जब भी गेंद आती है तो हाथ को थोड़ा सा नीचे करके तब गेंद को रोकता है। ऐसा क्यों करता है, जिससे कि उसके हाथ में, हथेली में बल कम लगे। बल कम लगने का मतलब है कि गेंद का जो बल है वह हथेली पे कम लगेगा, जिससे कि उसको चोट नहीं लगेगा। इसीलिए वह क्या करता है, हाथ को नीचे करता है। यदि वह क्या करे कि हाथ को ऊपर करके और ऊपर रोके तो इसमें समय ज्यादा नहीं लगेगा, समय कम लगेगा। इससे क्या होती है कि हथेली पे ज्यादा चोट लगता है। इसीलिए वह गेंद आ रही गेंद को रोके बिना ही थोड़ा सा हाथ नीचे करता है, जिससे कि गेंद और उसके हाथ के बीच में समय क्या हो कि थोड़ा सा बढ़ जाए। जैसे समय बढ़ेगा जो बल है वह छोटा हो जाएगा, यानी बल कम लगने लगेगा। इसी तरह क्या किया जाता है, आप कूद वाले खिलाड़ी को देखे होंगे जिनके फील्ड में क्या होता है कि बालू लगाए गए रहते हैं या उसको कुदाल से कोड़ दिया गया रहता है। ऐसा इसलिए किया गया रहता है जिससे क्या हो कि वह खिलाड़ी जैसे जंप करे वहां पे तो उसके जो पैर है और मिट्टी है उसके बीच में थोड़ा सा टाइम बढ़ जाए, जिससे उसको चोट न लगे। इसी कारण उसमें ये उपाय किए जाते हैं। इसके बाद हमें क्या पढ़ना है, गति के द्वितीय नियम से गति के प्रथम नियम को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए आपको गति का प्रथम नियम ज्ञात होना चाहिए। गति का प्रथम नियम क्या है, यदि किसी पिंड को यदि उस पर बाह्य बल न लगाया जाए तो वह अपनी स्थिति बनाई रखती है। या तो गति में है तो गति में ही रहेगी, अब विराम में है तो विराम में ही रहती है। इसका मतलब क्या है, यदि बाह्य बल नहीं लगाया जाता है, जो प्रारंभिक वेग है वो अंतिम वेग के बराबर होगा। जब बाह्य बल नहीं लगाया जाएगा तो उस जो स्थिति में है उसी स्थिति में रहेगी, यानी में क्या लेना है, u बराबर v। द्वितीय नियम क्या होता है, F बराबर ma। F बराबर ma से F बराबर m इंटू ए बराबर हम लोग पढ़ चुके हैं त्वरण। ए बराबर क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटा समय, यानी कि v माइनस u बाई टी।
आपका क्या करते हैं f बराबर, अब इस t को f से गुणा करा देते हैं, f इंटू टी बराबर m इंटू v माइनस u। अब क्या इस m का इधर गुणा हुआ है, इधर ले जाके क्या करते हैं भाग करा देते हैं, f इंटू टी बाई m बराबर क्या होता है v माइनस u हो जाएगा। अब हमें क्या पता है कि बाय बल नहीं लगाना है, गति के प्रथम नियम में बाय बल नहीं लगाना है। जब बाय बल नहीं लगाया जाएगा तो f हो जाएगा शून्य, यानी कि जैसे ही शून्य हुआ पूरी ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी शून्य हो जाएगी। 0 बराबर v माइनस u, यानी कि अब v माइनस u है, यदि u को इधर पक्षांतर करें तो u बराबर v, इसे ही नाम में लाना प्रथम नियम को। अब हम द्वितीय नियम से प्रथम नियम को ला दिए। तो बच्चों इसके बाद इस वीडियो को यहीं खत्म किया जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए यदि आप इस चैनल से नहीं जुड़े हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 के अध्याय 9 को, जो है बल तथा गति के नियम। यह बल तथा गति के नियम का पार्ट 3 वीडियो है। यदि आप इस अध्याय के पार्ट 1 और पार्ट 2 के वीडियो को नहीं देखे हुए हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको अभी तक गति के द्वितीय नियम तक पढ़ा चुका हूँ। इसके बाद कुछ आंकिक उदाहरण आपके एनसीईआरटी के बुक में दिए हुए हैं, उन्हें मैं आपको सॉल्व करा देता हूँ। एनसीईआरटी के आंकिक उदाहरण का मतलब, जैसे कुछ बच्चों को होता ऐसा है कि सभी परिभाषाएं याद हैं, सभी सूत्र याद हैं, उसके बावजूद भी जो आंकिक प्रश्न होते हैं उनको सॉल्व करने में उन्हें बड़ी परेशानी होती है। आज मैं आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स बताने वाला हूं जिससे कि आप आंकिक प्रश्न को देखते ही अच्छे से, बहुत अच्छे से आप सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले आंकिक प्रश्न को सॉल्व करने से पहले 3 बातों का ख्याल रखा जाता है। सबसे पहले उस प्रश्न को बहुत अच्छे रूप से पढ़ लिया जाता है कि वह क्वेश्चन बोल क्या रहा है। उसके बाद क्या जाता है, जो कुछ भी दिया रहता है उसे लिख लिया जाता है। कुछ भी दिया हुआ हो उसे लिख दिया जाता है, चाहे वो कुछ भी दिया हो उसे लिख दिया जाता है। इसके बाद हमें क्या होना चाहिए कि सूत्र याद होना चाहिए। इस क्वेश्चन में जो सूत्र लगने वाले हैं वह सूत्र हमें कंठस्थ याद होने चाहिए। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इस क्वेश्चन को, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो मैंने आपको जैसे बताया कि पहले जो दिया रहता है उसे लिख लिया जाता है, उसके बाद सूत्र आपको याद होने चाहिए। हम लोगों ने अभी तक इस चैप्टर में 2 सूत्र मुख्य रूप से पढ़ा हुआ है। पहला सूत्र क्या है, F बराबर ma। F एक बल है, m द्रव्यमान है और a त्वरण है। इसके बाद एक और फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, m इंटू v माइनस यू बाई टी। यह फार्मूला, इस फार्मूले में क्या है, F बल है, m द्रव्यमान है किसी वस्तु का, v उसका अंतिम वेग है, u प्रारंभिक वेग है और t उसमें लगने वाला, प्रारंभिक वेग से अंतिम वेग में होने वाले परिवर्तन में लगा समय है। तो इन्हीं 2 फार्मूलों को अभी तक हम लोगों ने मुख्य रूप से पढ़ा हुआ है। अब क्या करते हैं कि मैं आपको कि 9.1 का पहला उदाहरण समझाने का प्रयत्न करता हूँ। मुझे जहाँ तक अंदाज है, यदि आप ये 2 फार्मूले अच्छे से लगाते हैं तो आपको हर आंकिक प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आएगा और आप उसे सॉल्व भी कर पाएंगे। तो चलते हैं 9.1 पे। इसका उदाहरण है, एक 5 केजी द्रव्यमान वाली वस्तु पर, यानी कि 5 केजी द्रव्यमान वाली वस्तु का द्रव्यमान 5 केजी दे दिया हुआ है। आपको इंडिकेट भी कर दे रहा हूँ कि आपको लिखना क्या है। तो वस्तु का द्रव्यमान 5 केजी दिया हुआ है, पर 2 सेकंड के लिए एक नियत बल कार्यरत होता है, यानी कि जो समय है कार्यरत बल इस पे यदि लग रहा है वो कितने देर के लिए लग रहा है, तो 2 सेकंड के लिए कार्यरत बल लग रहा है। इसके बाद यह वस्तु के वेग को, जो बल लग रहा है वह वस्तु के वेग को 3 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ाकर, यानी कि 3 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ाकर, अब देखिए जो वेग है वह 3 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ रहा है, यानी कि प्रारंभिक वेग 3 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ाकर 7 मीटर प्रति सेकंड कर देता है, यानी कि अंतिम वेग 7 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। लगाए गए बल की मात्रा ज्ञात कीजिए। अब पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि लगाए गए बल की मात्रा ज्ञात कीजिए। यदि इस बल को, अब देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन में चेंजिंग किया जा रहा है, यदि इस बल को 5 सेकंड के लिए आरोपित किया जाए, देखिए पहले 2 सेकंड के लिए आरोपित किया जा रहा था, अब 5 सेकंड के लिए आरोपित किया जा रहा है। तो किया जाए
तो अंतिम वेग क्या होगा। अब अंतिम वेग यहाँ दिया हुआ था लेकिन यहाँ अंतिम वेग पूछ रहा है, तो प्रारंभिक वेग तो वही रहेगा और जो बल लग रहा है वह हम लोग इस पहले क्वेश्चन से ज्ञात कर लेंगे। तो चलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैंने जैसे आपको बताया कि जो भी दिया हुआ उसे क्या करना है, लिख लेना है। तो वस्तु का द्रव्यमान, एक वस्तु का द्रव्यमान 5 kg है, उसे लिखते हैं क्या है, लिख लेते हैं वस्तु का द्रव्यमान m बराबर 5 kg। अब देखिए इसमें हमें मात्रक का भी अच्छे से ज्ञान होना चाहिए कि वस्तु का द्रव्यमान हम कभी भी केजी में ही लेते हैं, यानी कि मात्रक यहाँ पे सही है। यदि ग्राम में दिया हुआ था या मिलीग्राम में दिया होता तो हमें इसे केजी में चेंज करना पड़ता। उसके बाद क्या दिया हुआ है, समय जो दिया है 2 सेकेंड के लिए वह बल लग रहा है, तो समय t बराबर कितना, 2 सेकेंड। देखिए समय भी हमें मात्रक के रूप में दिया हुआ है, यदि घंटा में दिया होता या मिनट में दिया होता तो इसे हम लोग सेकंड में चेंज कर लेते हैं। यदि वस्तु के वेग को 3 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ाकर, यानी कि प्रारंभिक वेग कितना हो गया 3 मीटर प्रति सेकंड, लिख लेते हैं इसे प्रारंभिक वेग u बराबर 3 मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए यहाँ जो वेग दिया हुआ है 3 मीटर प्रति सेकंड, यानी मीटर प्रति सेकंड मात्रक में, वेग के मात्रक में दिया हुआ है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। यदि यह मीटर प्रति सेकंड में नहीं दिया होता तो इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ता। उसके बाद से बढ़ाकर 7 मीटर प्रति सेकंड कर देता है, यानी कि जो अंतिम वेग है वह क्या हो जाता है 7 मीटर प्रति सेकंड। तो अंतिम वेग v बराबर 7 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। तो लगाए गए बल की मात्रा ज्ञात कीजिए, यानी कि बल F बराबर क्या पूछ रहा है, बल F बराबर क्या है, पता नहीं, हम क्या करेंगे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब देखिए हमें 2 सूत्र पता है यहाँ, अब 2 सूत्र में एक है F बराबर ma। अब F बराबर ma में m तो हमें पता है लेकिन t, u और v पता है, हमें a पता नहीं है। तो दूसरे सूत्र का प्रयोग करेंगे जिसमें देखिए F बराबर, जो कि F पूछ रहा है, m इंटू m हमें यहाँ दिया हुआ है, v दिया हुआ है यहाँ पे, u यहाँ भी दिया है, बाई t यहाँ भी दिया है, यानी कि जो भी मान हमें चाहिए उस सूत्र में हमें दिया हुआ है। तो करेंगे क्या, पहला सॉल्व करते हैं क्योंकि पहला ही ना क्वेश्चन पूछा हुआ है, लगाए गए बल की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो होगा क्या, F बराबर m इंटू v माइनस u बाई टी। अब यहाँ पे हम मान रख देते हैं, m कितना दिया हुआ 5 kg, मात्रक भी लिख लेते हैं साथ में, v कितना दिया हुआ है 7 मीटर प्रति सेकेंड, माइनस u कितना दिया है 3 मीटर प्रति सेकेंड, अब बाई, अब t कितना दिया हुआ है 2 सेकेंड। इसे भी हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं। इसके बाद तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 इंटू, अब 7 मीटर प्रति सेकेंड से 3 मीटर प्रति सेकेंड घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 4, अब बाई 2, 2 से 4 को 2 बार में काटें तो हो जाएगा 5 इंटू 2 बराबर 10। अब F को, बल को हम दिखाते किससे हैं, न्यूटन से दिखाते हैं, 10 न्यूटन, यानी कि लगाए गए बल की मात्रा कितनी है 10 न्यूटन है। अब दूसरा क्वेश्चन भी है इसमें, देखिए यदि इस बल को 5 सेकेंड के लिए आरोपित किया जाए, यानी कि इसी बल को, तो F बराबर हमें कितना ज्ञात हुआ है 10 न्यूटन, इसी बल को कितना सेकेंड के लिए, 5 सेकेंड के लिए। अब देखिए t भी यहाँ बदल दिया, 5 सेकेंड के लिए आरोपित किया जाए, तो 5 सेकेंड हमें ज्ञात हो गया। अब देखिए फिर क्या करेंगे, अब पूछ क्या रहा है, किया जाए तो अंतिम वेग क्या होगा, अंतिम वेग यानी कि अभी भी v पूछ रहा है, v के लिए हम क्या करेंगे, फिर इसमें भी पहले फार्मूले में v नहीं ना दिया है, फिर दूसरा फार्मूला लगाएंगे, होगा क्या F बराबर m इंटू v माइनस u बाई टी। अब यहाँ पे हमें जो भी मान दिए हुए हैं उन्हें हम लोग क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। F हमें ज्ञात है, F हमें ज्ञात है 10 न्यूटन, 10 न्यूटन लिख लेते हैं। उसके बाद m भी हमें ज्ञात है, m कितना है 5 kg, और v हमें ज्ञात नहीं है, v कितना है 3 मीटर प्रति सेकेंड, और समय देखिए यहाँ बदला हुआ है 5 सेकेंड को। अब इससे हम लोग क्या करते हैं कि ज्ञात कर लेते हैं, जैसे अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 10 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 का, तो 10 इंटू 5 इक्वल टू 5 इंटू v माइनस 3। इसे जब सॉल्व करते हैं
तो अब इस 5 को क्या करेंगे, इसे डिवाइड कर देंगे, तो 10 इंटू 5/5 इक्वल टू v माइनस 3। अब इस 5 से 5 कट गया, ये क्या हो जाएगा v इक्वल टू, अब यह 3 इधर जाएगा तो 10 में ऐड हो जाएगा, तो 10 प्लस 3, तो v यानी कि अंतिम वेग कितना हो गया 13 मीटर प्रति सेकेंड हमें ज्ञात हो जाएगा। इस प्रकार आप देख चुके कि हम लोग कितनी आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। पहले क्या किए कि जो पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है उसे सॉल्व कर लिए, उसके बाद जो भी मान दूसरे क्वेश्चन के लिए हमें बदल के दिया हुआ था उसे भी लिख लिए। जैसे 10 न्यूटन हमें बल का मान पता हुआ, उसके बाद फिर समय को जितना देर के लिए बढ़ाया गया उतना देर को फिर यहाँ लिख दिया। जिस फार्मूले को यह संतुष्ट करती है उस फार्मूले को लगाए और उसके बाद इसे सॉल्व कर लिए। तो पहला आंसर हमारा 10 न्यूटन और दूसरा आंसर 13 मीटर प्रति सेकेंड ज्ञात हो गया। चलते हैं अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरे प्रश्न में भी हम लोग उसी ट्रिक्स को अपनाएंगे। सबसे पहले प्रश्नों को पढ़ लेंगे, उसके बाद जो दिया हुआ रहेगा उसे लिख लेंगे, उसके बाद जिस भी फार्मूले की हमें ज़रूरत होगी उस फार्मूले को क्या करेंगे, लगा देंगे। तो पहले क्या करते हैं कि इस प्रश्न को पढ़ लेते हैं, किसमें अधिक बल की आवश्यकता होगी। अब हमें बताना क्या है कि इसमें 2 प्रश्न या 3 प्रश्न, जितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं पूछे गए होंगे। हमें बताना है कि किसमें अधिक बल की आवश्यकता होगी। 2 केजी द्रव्यमान वाली किसी वस्तु को, यानी कि एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान है 2 केजी, उसके वस्तु को 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर की दर से त्वरित करने में। अब एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान है 2 केजी और उसे त्वरित कितना करना है, 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर की दर से त्वरित करना है, उसमें अधिक बल की आवश्यकता होगी। या 4 केजी की एक द्रव्यमान वाली वस्तु को 2 मीटर प्रति सेकेंड की दर से त्वरित करने में। अब यानी अब एक वस्तु है, दूसरी वस्तु जिसका द्रव्यमान है 4 केजी, उसे त्वरित कितने दर से करना है, 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर की दर से त्वरित करना है। यह क्वेश्चन बहुत आसान है, इससे आप क्या कर सकते हैं, पहला फार्मूला लगा के ही सॉल्व कर सकते हैं। यदि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं तो इस वीडियो को थोड़ा सा तेज कर दें या थोड़ा सा और आगे बढ़ा दें, और नहीं तो क्या करते हैं कि सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 2 केजी द्रव्यमान वाली किसी वस्तु को, यानी कि द्रव्यमान कितना है वस्तु का, द्रव्यमान m इक्वल टू 2 केजी हमें ज्ञात है, और फिर उसको त्वरित कितने दर से करना है, 5 मीटर प्रति सेकेंड की दर से, यानी कि त्वरण a बराबर 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर की दर से। हमें ज्ञात क्या करना है, बल F बराबर, ज्ञात नहीं है लिख लेते हैं ज्ञात, उसके बाद फार्मूला लगाते हैं हम लोग कौन सा, पहला F इक्वल टू m इंटू ए, जहां हमें कि m ज्ञात है कितना है 2 केजी और त्वरण कितना है 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा F इक्वल टू 2 इंटू 5 इक्वल टू 10 न्यूटन। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि दूसरे क्वेश्चन में बोला हुआ है कि 4 केजी की द्रव्यमान वाली वस्तु है, यानी कि द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, द्रव्यमान m इक्वल टू 4 केजी और त्वरण कितना दिया हुआ है, त्वरण a इक्वल टू 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है। तो बल F इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमें ज्ञात नहीं है, लिख देंगे F इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, बल F इक्वल टू m इंटू ए, जहाँ हमें m पता है 4 केजी और त्वरण a पता है 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। 4 इंटू 2 8 न्यूटन इसका बल लगेगा। यानी आप देख रहे हैं कि 10 न्यूटन और 8 न्यूटन में कौन बड़ा है, 10 न्यूटन बड़ा है ना, और 10 न्यूटन का द्रव्यमान कितना है, 2 केजी द्रव्यमान और 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर त्वरण है। हम लोग लिख क्या सकते हैं कि 2 केजी द्रव्यमान वाली वस्तु 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर की दर से त्वरित करने में अधिक बल की आवश्यकता होगी। तो इस प्रकार आपका इसका क्या कर सकते हैं, उत्तर लिख सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे 9.3 पे। इस क्वेश्चन को भी हम उसी 3 ट्रिक्स के द्वारा बनाएंगे। पहला ट्रिक्स की इस क्वेश्चन को पहले पढ़ लेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन में जो जो दिए रहेंगे उससे लिख लेंगे, और सबसे अंत में जिस फार्मूले की हमें ज़रूरत होगी उस फार्मूले को लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो चलते हैं इस क्वेश्चन को हल करने। सबसे पहले इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, पढ़ते जाते हैं। एक कार 108 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है और ब्रेक लगाने के बाद यह रुकने में 4 सेकंड का समय लेती है। कार पर ब्रेक लगाए जाने के बाद लगने वाले बल की गणना करें, यानी कि बल पूछ रहा है,
और कार का यात्रियों सहित कुल द्रव्यमान 1000 kg है। तो यहाँ सबसे पहले क्या दिया हुआ है कि एक कार 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, यानी कि प्रारंभिक वेग u बराबर 108 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें पता है कि जो प्रारंभिक वेग होता है वो 1 किलोमीटर प्रति घंटे में इसका मात्रक नहीं होता है, इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड में। तो 108 में 1000 का गुणा कर देते हैं तो यह मीटर में चेंज हो जाता है। अब प्रति घंटे, 1 घंटे को यदि 60 से गुणा करते हैं तो मिनट में, और फिर 60 से गुणा करते हैं तो सेकेंड में बदल जाता है। इसे हम लोग अब काट के छोटा कर देते हैं। उसके बाद इस 6 को 2 से काटते हैं तो 3 बार में, 5 बार में, यानी कि 108 में 5/18 से गुणा कर दिया जाए तो यह किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदल जाएगा। इससे हमें एक फार्मूला भी मिल गया कि यदि किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हो तो हम लोग 5/18 से गुणा करके मीटर प्रति सेकंड में बदल सकते हैं। इसे काट के छोटा करते हैं। 18 का नंबर 18, 18 छके 108, 6 गुणा 5 बराबर 30 मीटर प्रति सेकंड। इसका प्रारंभिक वेग हमें ज्ञात हो गया। उसके बाद देखिए चल रही है, ब्रेक लगाने के बाद यह रुकने में, यानी कि ब्रेक लगाने के बाद यह रुकती है तो अंतिम वेग क्या हो जाएगा? अंतिम वेग v बराबर 0 मीटर प्रति सेकंड। रुकने में यह 4 सेकंड का समय लेती है, यानी कि समय t बराबर 4 सेकंड। हमें क्या क्या ज्ञात हो गया? प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग और t समय। इसके बाद पूछ रहा है कार पर ब्रेक लगाए जाने के बाद लगने वाले बल की गणना कीजिए, यानी कि हमसे पूछ क्या रहा है? बल पूछ रहा है। कार का यात्रियों सहित कुल द्रव्यमान 1000 kg है, यानी द्रव्यमान क्या किया हुआ है कि दे दिया है 1000 kg। लिख लेते हैं हम लोग इसे। F पूछ रहा है, F बराबर क्या होगा? तो हमें पता है कि F का फार्मूला 2 होता है, F बराबर m इंटू ए और F बराबर m इंटू वी माइनस यू बाई टी। अब यहाँ पे हमें u दिया हुआ है, v दिया हुआ है, t दिया है, m भी दिया है, तो दूसरे फार्मूलों का यूज करेंगे हम लोग। F इक्वल टू m इंटू वी माइनस यू बाई टी। क्या हो जाएगा? m कितना दिया हुआ है? 1000 kg इंटू v दिया हुआ है 0 माइनस u कितना दिया हुआ है? 30 मीटर प्रति सेकेंड बटा 30 समय कितना दिया हुआ है? 4। यहाँ क्या हो जाएगा कि इसे अब काट देंगे हम लोग 4 बार में इसे, तो 250 और 250 में 30 से गुणा करेंगे, 250 गुणा, अब ये माइनस 30 क्या हो जाएगा? 25 3 75 और 2 0, ये माइनस में हो जाएगा, यानी 7500 न्यूटन का माइनस में बल लगेगा। यानी कि यह बल क्या दर्शा रहा है कि बल कार के चलने के विपरीत दिशा में लगाया जा रहा है। जब विपरीत दिशा में लगाया जाएगा तभी तो कार रुकेगी, अन्यथा ये तो आगे बढ़ती रहेगी। चलते हैं हम लोग अब चौथे क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में 5 न्यूटन का एक बल है जो किसी द्रव्यमान m1 को 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण देता है, यानी कि बल यहाँ पे दिया हुआ है 5 न्यूटन और त्वरण a दिया हुआ है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। फिर क्या कह रहा है? द्रव्यमान m2 को, यानी कि एक m1 द्रव्यमान अलग है और m2 द्रव्यमान अलग है, और जो बल लग रहा है 5 न्यूटन का लग रहा है। m2 को 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण देता है, और जो m2 द्रव्यमान को यह क्या करता है? 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण देता है। अगर दोनों द्रव्यमानों को एक साथ मिला दिया जाए, यानी कि पहला क्वेश्चन यहाँ पे 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण है, बल उतना ही है, तो क्या करना है कि इसके लिए हमें m1 द्रव्यमान निकालना है। दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या पूछा हुआ है कि उतने ही बल से क्या किया जा रहा है? m2 द्रव्यमान को 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न किया जा रहा है। और तीसरा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? अगर दोनों द्रव्यमान को एक साथ मिला दिया जाए, अब क्या करना है? जो द्रव्यमान हम लोग निकाले उन्हें मिला देना है, तो इस 5 न्यूटन के ही बल से त्वरण क्या उत्पन्न होगा हमें यहाँ बताना है। तो इसे क्या करते हैं कि हल करते हैं पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन क्या बोला हुआ है कि बल F बराबर 5 न्यूटन और त्वरण A बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इससे क्या करना है? हमें द्रव्यमान m1 निकालना है। m1 हमें नहीं ज्ञात है, क्वेश्चन मार्क। तो होता क्या है? F बराबर, हमें फार्मूला पता है कि F बराबर ma, F बराबर ma। यदि हमें क्या करना हो, m निकालना हो, तो a को इधर ले जाके भाग कर सकते हैं, तो m बराबर क्या हो जाएगा? F बाई a, यानी कि m1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? F बाई a।
मतलब F कितना दिया हुआ है, F दिया हुआ 5 न्यूटन और A कितना दिया हुआ है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यदि इसको हम लोग काटते हैं तो 5 1 जा 5 5 2 जा 10, इसके बाद 1/2 को यदि हम लोग लिखते हैं तो 0.5 kg इसका क्या हो जाएगा, द्रव्यमान हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन को चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि द्रव्यमान m2 को, यानी कि द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, द्रव्यमान m2 हमें नहीं पता है, इसे 20 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण देता है, यानी कि त्वरण A बराबर 20 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसके बाद अब ये पूछ क्या रहा है कि m2 और इसका जो बल है वह कितना है, बल F बराबर 5 न्यूटन। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, द्रव्यमान m2 को निकाल सकते हैं। m2 बराबर F/A, अभी हम लोग यहाँ पे इस फार्मूले को निकाले हुए हैं, तो m2 बराबर क्या हो जाएगा 5/20, यानी कि 5 1 जा 5 5 4 जा 20, 1/4, और 1/4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 0.25 kg इसका द्रव्यमान हो जाएगा। तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगर दोनों द्रव्यमानों को एक साथ मिला दिया जाए, लिखेंगे कहाँ, दोनों द्रव्यमानों को जोड़ने पर m बराबर, अब पहला द्रव्यमान m1, दूसरा द्रव्यमान m2, अब तीसरा द्रव्यमान यानी कि दोनों को जोड़ने पर m हो जाता है, तो m1 प्लस m2 बराबर क्या हो जाएगा, दोनों द्रव्यमान का जोड़ कितना हो जाएगा, तो 0.5 kg प्लस 0.25 हो जाएगा 0.75 kg इसका द्रव्यमान हो जाएगा। अब इस द्रव्यमान यानी कि हमें m क्या हो गया, ज्ञात हो गया 0.75 kg, और बल हमें ज्ञात है इसी बल से, यानी कि F कितना हो गया, F हो गया 5 न्यूटन। हमें ज्ञात क्या करना है, तो उत्पन्न त्वरण ज्ञात कीजिए। उत्पन्न त्वरण हमें ज्ञात करना है। हमें पता है कि F = ma होता है। यदि a निकालना हो तो a बराबर हो जाएगा F/, अब m को इधर क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, यानी कि बल में m से भाग करना पड़ेगा। त्वरण a बराबर, बल दिया है 5 न्यूटन और द्रव्यमान दिया हुआ है 0.75 kg। इसको यदि हम लोग दोनों में 100 से मल्टीप्लाई करा देते हैं तो हो जाएगा 500/75। अब इसे यदि काटते हैं हम लोग, ये 25 से 75 से काटते हैं तो 25 दूनी 50 और 2 1 0 लिख देते हैं, यानी कि 20/3। यदि हम लोग छोटा करते हैं तो 6.67 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर इसका आंसर आता है। यानी कि इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें 3 क्वेश्चन को, अब 3 क्वेश्चन एक ही में दिया हुआ है, फिर भी हम लोग तीनों क्वेश्चनों को अलग अलग लिख के इसके बाद इसे ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे उत्तर में क्या लिखा जा सकता है कि यदि दोनों बलों को एक साथ मिलाया जाए तो इस बल से 6.67 मीटर प्रति सेकेंड के स्क्वायर से त्वरण उत्पन्न किया जा सकता है। अब हम अंतिम क्वेश्चन 9.1 के उदाहरण पे चलते हैं। यह उदाहरण कह रहा है कि एक लंबी मेज पर सीधी रेखा में जा रही 20 ग्राम द्रव्यमान वाली गेंद का वेग, यानी कि जो गेंद है उसका द्रव्यमान कितना है 20 ग्राम है, वाली गेंद का वेग समय ग्राफ दिया हुआ है। जो समय ग्राफ है इस गेंद का, उसका समय ग्राफ हमारे सामने दिया हुआ है। गेंद को विरामावस्था में लाने के लिए मेज द्वारा कितना बल लगाना पड़ेगा, यानी कि विरामावस्था में लाने के लिए कितना बल लगाना पड़ेगा। बच्चों ये जो ग्राफ दिया हुआ है इसे हम लोग देख के समझते हैं कि जो प्रारंभिक वेग है वह 20 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड है। यानी कि सबसे पहले इसको हल करते हैं, जो बातें हमें दी हुई हैं उसे लिख लेते हैं। प्रारंभिक वेग u बराबर 20 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। आपको पता है कि जो प्रारंभिक वेग होता है वह सेंटीमीटर में नहीं होता है, उसे मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करना पड़ता है। जानते हैं कि सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से भाग दिया जाता है, और सेकेंड है तो सेकेंड को सेकेंड में ही रहने देते हैं, हो गया जाता है 0.02 मीटर प्रति सेकेंड इसका प्रारंभिक वेग हो जाता है। और अंतिम वेग v बराबर, हमें क्वेश्चन में बोला हुआ है कि वेग को क्या करने में, विरामावस्था में लाने में, यानी कि अंतिम वेग क्या हो जाएगा 0 मीटर प्रति सेकेंड। इसके बाद हमें देखना है कि ये जो प्रारंभिक वेग से अंतिम वेग आने में 20 सेमी प्रति सेकेंड से 0 आने में कितना समय लग रहा है, तो यह समय लग रहा है 10 सेकेंड। तो समय बराबर
समय t बराबर कितना 10 सेकेंड। अब हमें मूल मात्रक हमें ज्ञात हो चुके हैं 0.2 मीटर प्रति सेकेंड और अंतिम वेग क्या हो गया 0 मीटर प्रति सेकेंड और समय 10 सेकेंड। इससे क्या करते हैं हम लोग त्वरण a ज्ञात कर देते हैं। त्वरण a बराबर क्या होता है v माइनस यू बाई टी। इसके अभी हम लोग पढ़े हैं, चाहे जब हम लोग पढ़ रहे थे न्यूटन के गति के नियम को, तब हम लोगों ने a बराबर v माइनस यू बाई टी का प्रयोग किया हुआ था। अब अंतिम वेग क्या है कि अंतिम वेग है 0 और माइनस और प्रारंभिक वेग है 0 माइनस 2 बटा समय कितना है 10 सेकेंड। इसको यदि हम लोग सॉल्व करते हैं माइनस 0.2 बटा 10 यानी इसका मान क्या हो जाएगा 0.02 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर माइनस में, क्योंकि यहाँ माइनस दिया हुआ। अब हम क्या करते हैं कि द्रव्यमान यहाँ दिया हुआ है, द्रव्यमान m बराबर 20 ग्राम। देखिए हमें पता है कि द्रव्यमान को कभी भी ग्राम में नहीं लिखा जाता है, तो क्या करते हैं इसको केजी में चेंज कर देते हैं। 20 ग्राम को यदि केजी में चेंज करना होगा तो इसे 1000 से भाग देना पड़ेगा, भाग देंगे तो 0.02 केजी इसका द्रव्यमान हो जाएगा। हमें f नहीं पता है, f को ज्ञात करना है। f बराबर होता है क्या है m इंटू ए या f बराबर m इंटू वी माइनस यू बाई टी। अब देखिए दोनों फार्मूले में किसी भी फार्मूले का प्रयोग करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, लेकिन हमने क्या किया पहले ही यहाँ पे a निकाल लिया, उसके बाद f निकाल रहे हैं, तो पहले फार्मूले का प्रयोग करेंगे जिससे कि हमें इस क्वेश्चन को बनाने में आसानी हो। तो m इंटू ए बराबर, अब m हमें पता है कितना है 0.02 और गुण है जो त्वरण है वह कितना है 0.02। अब दोनों को यदि मल्टीप्लाई कराते हैं 2 2 4 और 2 अंक बाद यहाँ दशमलव, 2 अंक यहाँ बाद दशमलव, यानी कि 4 अंक बाद दशमलव लगेगा। इसका जो बल लगना है वह हो जाएगा 0.0004 न्यूटन का बल लगेगा। अब यह ऋणात्मक होगा क्योंकि यहाँ पे जो त्वरण है वह ऋणात्मक दिया हुआ है, तो यह ऋणात्मक चिन्ह क्या दर्शाता है, यह बल लग रहा है वह गेंद के विपरीत दिशा में बल लग रहा है। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आप हमसे जुड़े रहें, और यदि आप बेल आइकन नहीं दबाए हुए हैं तो बेल आइकन को दबा लें जिससे कि हमारा नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 के अध्याय 9 को, जो है बल तथा गति के नियम। इसके पहले हम लोगों ने गति के नियम में 2 नियम पढ़ चुके हैं कि किसी वस्तु पे बल लगाकर उसकी अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है, या बल को मापने की विधि को हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। अब हम पढ़ने वाले हैं गति के तृतीय नियम को। गति का तृतीय नियम को यदि आप संक्षेप में कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं गति का तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। क्रिया प्रतिक्रिया का मतलब क्या है कि यदि आप किसी कुत्ते को मारेंगे तो कुत्ता आपको चुपचाप देखता नहीं रहेगा, या तो आपको भौंकेगा या वो चुपचाप उठ के वहाँ से भाग जाएगा। यानी कि क्रिया प्रतिक्रिया का मतलब जैसे आपने उसके साथ कुछ क्रिया किया उसने आपके साथ प्रतिक्रिया किया, इसे कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। या आप क्या करेंगे, किसी बॉल को मारेंगे, जैसे फुटबॉल के बॉल को यदि क्या करते हैं कि आप मारते हैं तो आपके पैर में चोट लगती है, यानी कि जैसे आपने क्रिया किया बॉल पे वो प्रतिक्रिया आपके पैर पे लगाई और आपको चोट लगा, इसे ही कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो यदि आपको संक्षेप में कहना होगा तो आप कह देंगे क्रिया प्रतिक्रिया के नियम को गति का तृतीय नियम कहा जाता है। लेकिन यदि आपको विस्तार से कहना होगा तो आप कहेंगे जब एक वस्तु दूसरे वस्तु पर बल लगाती है, यानी कि जब एक वस्तु, जैसे मैंने अभी आपको उदाहरण बताया, जब मेरा पैर एक वस्तु दूसरे वस्तु पे यानी कि गेंद पे जैसे कोई बल लगाई तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर, तो दूसरी वस्तु यानी कि वह बाल भी मेरे पैर पर ताछड़िक बल लगाती है। अब ताछड़िक बल लगाने का मतलब क्या है, ताछड़ी का मतलब है कि तुरंत बल लगाती है। मैं क्या करता हूँ कि यदि बाल को या आप क्या करते हैं एक बॉल को मारते हैं तो आपके हाथ पे क्या चोट, चाहे पैर पे चोट क्या कुछ देर बाद थोड़ी लगता है, जस्ट लगता है, उसे ही तुरंत ताछड़िक बल लगाती है। या आप क्या करें, अभी मैं उदाहरण बताया हुआ हूँ कि कुत्ते को मारते हैं तो कुत्ता ऐसा थोड़ी कि पहले बैठता है 2 मिनट बैठा रहता है तब भौंकता है या उठ के भगता है, ऐसा नहीं होता। या तो तुरंत भग जाता है या क्या करता है तुरंत भौंकना स्टार्ट कर देता है। तो इसी को कहते हैं गति के तृतीय नियम। गति के तृतीय नियम में और हमें बातें जाननी चाहिए कि दोनों बल क्या होते हैं,
विपरीत दिशा में लगाए जाते हैं। अब दोनों बल का मतलब क्या है, एक पहला बल जो कि पहली वस्तु के द्वारा लगाया गया और दूसरा बल जो कि दूसरी वस्तु द्वारा पहली वस्तु पर लगाया गया, ये दोनों विपरीत दिशा में होते हैं। यदि पहला बल इस दिशा में होगा तो दूसरा बल इसके विपरीत दिशा में होगा। तभी तो यदि मैं क्या करता हूँ कि इस व्हाइट बोर्ड पे हाथ से मारता हूँ तो मेरे हाथ पे जो चोट लगता है वह विपरीत दिशा में लग रहा है। यह शून्य नहीं होते हैं। अब शून्य नहीं होने का क्या कारण है कि हम लोगों ने बल के नियम में पढ़ा हुआ है कि संतुलित बल और असंतुलित बल। संतुलित बल क्या होता है, किसी पिंड पे यदि विपरीत दिशा में बल लगाए जाते हैं और वह दोनों बराबर होते हैं तो क्या हो जाता है, संतुलित हो जाता है। लेकिन यहाँ संतुलित होके और जीरो हो जाता है। लेकिन यहाँ पे संतुलित होने का मतलब क्या है कि यहाँ ये जो दोनों बल है एक वस्तु पे नहीं लगाया जा रहा है, यह पहली वस्तु का बल है या दूसरी वस्तु का बल है और स्वयं एक दूसरे के विपरीत लगाया जा रहा है, किसी एक वस्तु पे नहीं लगाया जा रहा है, इसीलिए क्या होता है, शून्य नहीं होता है। तो अब हम समझ गए कि गति का तृतीय नियम क्या होता है कि जब एक वस्तु पर दूसरी वस्तु द्वारा बल लगाया जाता है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल विपरीत दिशा में ताक्षणिक लगाती है। या आप इसे संक्षेप रूप में क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कह सकते हैं। अब यह दोनों बल क्या होते हैं, विपरीत दिशा में होते हैं। ये दोनों बल कभी शून्य नहीं होते हैं। बस इस गति के तृतीय नियम में हमें बस इतना ही पढ़ना था। इसके कुछ उदाहरण मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यदि आप फुटबॉल खेलते हैं तो फुटबॉल खेलते समय बीच में यदि बॉल होता है एक विपक्षी टीम के सामने, तो जैसे यदि बॉल को मारा जाता है, बॉल तो आगे चली जाती है लेकिन दोनों टीम के जो खिलाड़ी होते हैं आपस में लड़ जाते हैं और लड़ने से उनके जो शरीर में चोट लगती है यह इसी नियम के द्वारा लगता है। यानी कि जब दोनों एक दूसरे से लड़ते हैं तो दोनों के विपरीत दिशा में बल लगाया जाता है जिससे कि दोनों खिलाड़ी चोटिल हो जाते हैं। या क्या होता है कि एक कुछ उदाहरण आपकी किताब में दिए हुए हैं, कुछ जो कि बंदूक से गोली चलाने पर बंदूक पीछे धक्का देने लगता है। आप यदि बंदूक देखे होंगे, चलाए तो नहीं होंगे मुझे जहाँ तक अंदाज है, बंदूक को यदि ऐसे चलाया जाता है तो क्या करते हैं कि जितनी वेग से आगे जाती है उससे थोड़ी सी वेग से हमारे शरीर पे धक्का देती है। या बड़ा वाला बंदूक ले लिया जाए, यदि उसे कंधे पे रख के न चलाया जाए तो होता है क्या कि जितनी वेग से क्या होती है आगे जाती है उसी से वेग से पीछे आती है। अब क्या है कि यह वेग उस गोली के वेग से कम क्यों होता है, क्योंकि वह बंदूक का द्रव्यमान गोली के द्रव्यमान से अधिक होता है। इसी कारण जो गोली बंदूक पे बल लगाती है या वेग लगाती है वह क्या होता है, गोली की अपेक्षा वेग कम होता है, इसलिए हमारे शरीर को थोड़ा सा धक्का देता है। इसी तरह यदि तोप चलाने वाली बात हुई तो तोप यदि आप रख के चलाते हैं हाथ पे तो आपको कुछ दूर पे ले जाके फेंक देगा। तोप तो आगे चली जाएगी लेकिन जो तोप फेंकने वाला यंत्र है वो आपको पीछे कुछ देर पर फेंक देगा। तो इसी कारण बंदूक की गोली इस तृतीय नियम के कारण क्या होती है कि चलाने पे पीछे धक्का देता है बंदूक। या नाविक का नाव से कूदने पर नाव का पीछे होना, यानी कि यदि नाविक है नाव से जैसे कूदता है नाव पीछे कैसे हो जाता है। जैसे क्या होता है, नाविक आगे की ओर कूदता है, वह नाव पे एक बल लगाता है, वह नाव क्या करती है कि पीछे की ओर जाती है और उसके विपरीत दिशा में एक बल लगाती है जिससे कि नाविक आगे कूद जाता है। एक और क्वेश्चन होता है कि गुब्बारा जो होता है, यदि गुब्बारा में हवा भरा गया हो, आप गुब्बारे देखे होंगे कि जैसे कुछ छोटे बच्चे एक पतला सा गुब्बारा लेते हैं जिनमें हवा भर के और फिर छोड़ते हैं जैसे वो ऊपर भगने लगता है, और कुछ गोल से गुब्बारे होते हैं वह आगे ऊपर नहीं भगते हैं, इधर उधर भगने लगते हैं। तो ऊपर भगने का क्या कारण है कि आप देखे होंगे उसके मुंह खुला होता है जिसको कि ऐसे आप मुंह से पाइप को ऐसे आप उसको गुब्बारे में हवा नहीं भर सकते, एक पाइप की सहायता से गुब्बारे में हवा भरा जाता है। तो उसमें अब जैसे उसे हवा को छोड़ा जाता है गुब्बारा क्या होता है धीरे 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 ऊपर बढ़ने लगता है। मतलब क्या है कि जिस वेग से हवा नीचे की ओर निकलती है उसके विपरीत दिशा में गुब्बारे पर एक बल लगाती है जिससे कि वह क्या होता है ऊपर जाने लगता है। इसी नियम के द्वारा रॉकेट क्या होता है कि नीचे की ओर ज्वलनशील पदार्थ जलते रहते हैं और इसके विपरीत दिशा में रॉकेट ऊपर की ओर जाते रहता है। बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं बल तथा गति के नियम को, जो है कक्षा 9 के अध्याय 9। इसके पहले हम लोगों ने इसके पूरे टॉपिक्स को इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। यह वीडियो पार्ट 5 है। यदि आप इसके पहले वाले वीडियोस को नहीं देखे हुए हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके इसके वीडियो को देख सकते हैं। आज हमें पढ़ना है संवेग संरक्षण का सिद्धांत। इस संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है, तो संवेग के बारे में इसके पहले आपने क्या किया है कि पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। संवेग जो होता है
वह वस्तु के द्रव्यमान तथा उसके वेग के गुणनफल के बराबर होता है। वस्तु के वेग के और द्रव्यमान के गुणनफल के बराबर कैसे होता है? या किसी वस्तु में जो उत्पन्न प्रभाव होता है उसके द्रव्यमान और उसके वेग पे निर्भर करता है। इसको मैं आपको कुछ उदाहरणों के द्वारा पहले भी समझाया हुआ था और इस समय भी मैं आपको समझाने का प्रयत्न करूंगा। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं वेग किसी वस्तु के उत्पन्न प्रभाव को कैसे निर्भर करता है। जैसे एक छोटा सा यह एक गोली के बंदूक की गोली के बराबर है। इससे मैं क्या करता हूँ कि किसी वस्तु को ऐसे मारता हूँ या आप ही को ऐसे मारता हूँ तो होगा क्या, इस समय नहीं, जब क्लास में इस समय मेरे कैमरे को लगेगा, लेकिन यदि मैं इससे आपको मारता हूँ तो होगा कि आपको कम चोट लगेगी। और इसी गोली को, इसको मान लीजिए यदि गोली है, इस गोली को यदि मैं बंदूक में लगा के और तब मारता हूँ तो आपको एक अच्छे से रूप में बहुत तेजी से चोट लगेगा। छोटी सी जो साइकिल है उसको 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और चलाया जाए और ले जाके आपके शरीर में लड़ाया जाए तो आपको उतनी चोट नहीं लगेगी। और वही क्या किया जाए, एक बड़ी सी भैंस हो और उसको 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ले जाके और आपके शरीर में लड़ाया जाए तो उसको साइकिल की अपेक्षा भैंस से जो चोट लगेगी वह साइकिल की अपेक्षा अधिक होगी। और फिर क्या किया जाए, एक बड़ा सा बस हो और बस को क्या किया जाए 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलाया जाए और फिर उसको आपके शरीर में लड़ाया जाए, भैंस की अपेक्षा बस में आपको सबसे ज़्यादा चोट लगेगी। तो मतलब क्या है कि इसके जो द्रव्यमान थे वह अलग अलग थे और वेग क्या था, 10 किलोमीटर प्रति घंटा था। कि मतलब कि संवेग को द्रव्यमान और वेग दोनों डिपेंड करते हैं। और संरक्षण का मतलब क्या होता है, यदि आपके पास 100 रुपया है, किसी ने क्या किया, बाएं वाले पॉकेट से 100 रुपया निकाला और दाएं वाले पॉकेट में 100 रुपया डाल दिया। मतलब क्या है कि 100 रुपया निकला तो, लेकिन फिर 100 रुपया आ गया। इसी को कहते हैं संरक्षण, यानी कि मेरे पास से कुछ नहीं गया, जो गया वो फिर आ गया। इसी को कहा जाता है संरक्षण। और वस्तु के संवेग में यदि किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है उसे संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहा जाता है। संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है, इसे समझने के लिए यदि 2 या 2 से अधिक वस्तुओं के समुदाय पर, यानी कि या तो 2 वस्तुएं हैं या 2 वस्तुओं के अधिक समुदाय हैं, समुदाय का मतलब होता है एक ग्रुप पर कोई बाह्य बल न कार्य करे, यानी उसके ऊपर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, समुदाय का जो संयुक्त संवेग होता है वह नियत रहता है। यानी कि जो समुदाय है या 2 वस्तुएं या 2 वस्तुओं से अधिक वस्तुएं हैं उस पर जो संयुक्त संवेग होता है वह नियत रहता है। यानी कि दोनों के संवेग को यदि जोड़ दिया जाए तो दोनों बराबर होते हैं। अब इसको आपको क्या करना है, नोट्स में लिख लेना है। इसके बाद फिर यदि हम लोग मानना स्टार्ट करते हैं कि माना 2 वस्तुएं A तथा B जिनका द्रव्यमान ma तथा mb है, जो uA तथा ub प्रारंभिक वेग से चलना प्रारंभ करते हैं। अब यहाँ पे जो है uA, यह uA जो प्रारंभिक वेग है वह बड़ा है ub के प्रारंभिक वेग से। यहाँ पे इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इसके बाद फिर लिखेंगे t समय बाद दोनों टकराते हैं और टकराने के पश्चात उनका द्रव्यमान उतना ही रहता है। इसको लिखना नहीं, द्रव्यमान उतना ही रहता है। टकराने के पश्चात पिंड A द्वारा B पर बल AB तथा पिंड B द्वारा A पर बल FA लगाता है। तो उसके बाद यदि और होगा क्या, यदि जब 2 पिंड टकराएंगे आपस में, जैसे यदि मैं क्या करता हूँ इन दोनों आपस में टकराता हूँ तो 3-4 स्थितियाँ बन सकती हैं। क्या बन सकता है, या तो ये दोनों एक साथ सटे सटे भगेंगे, या क्या होगा कि ये दोनों आगे पीछे ऐसे ऐसे भगेंगे, या क्या होगा दोनों ऐसे टकराएंगे, दोनों ऐसे दूर जाएंगे। तो सपोज यहाँ पे बताया गया है कि दोनों पिंड टकराते हैं और फिर दोनों पिंड विपरीत दिशा में दूर जाते हैं। तो सपोज यहाँ पे जैसे टकराए फिर दोनों पिंड यहाँ से दूर गए। यदि पिंड A का जो अंतिम वेग है वह VA तथा जो पिंड B का अंतिम वेग VB है, तो उसके बाद इतना लिखने के बाद लिखेंगे बल FAB बराबर बल FBA और माइनस होगा यह क्योंकि गति के तृतीय नियम से गति का तृतीय नियम क्या है कि 2 वस्तुओं पे लगने वाला बल विपरीत तथा बराबर होता है। यदि यहाँ पे मैं 2 वस्तुओं पे बल का मतलब मैं मार्कर पे और हाथ पे बल लगा रहा हूँ तो दोनों बल बराबर होंगे और विपरीत होगा, इसलिए यहाँ पे ऋणात्मक चिन्ह दिखाया गया है। अब बल बराबर होता क्या है, m इंटू ए, यानी द्रव्यमान इंटू त्वरण। अब द्रव्यमान इंटू त्वरण क्या है कि यहाँ पे, अब यह माइनस में है, यह क्या है द्वितीय नियम से
यहाँ पर पहली वस्तु का द्रव्यमान है एम ए इंटू ए बराबर दूसरी वस्तु का द्रव्यमान है एम बी इंटू ए। अब यहाँ पे ए क्या होता है, आप गति में पढ़ चुके हैं कि ए बराबर होता है v माइनस यू बाई टी, यानी कि किसी वस्तु के अंतिम वेग तथा प्रारंभिक वेग के अंतर के समय अंतराल को त्वरण कहा जाता है। अब यहाँ पे त्वरण का मान यहाँ दिया भी है कि प्रारंभिक वेग u तथा यू बी, अंतिम वेग भी ए तथा भी बी है, और जो टकराने में समय लगा है वह टी समय लगा है। तो यहाँ एम ए इंटू लिख क्या सकते हैं ए बराबर भी। अब अंतिम वेग जो है वह क्या है भी ए, यानी कि वस्तु ए के लिए अंतिम वेग क्या है भी ए तथा प्रारंभिक वेग क्या है यू ए अब बटा टी इसका समय। इसके बाद फिर द्वितीय वस्तु पिंड के लिए जो कि है माइनस एम बी, जो कि इसका द्रव्यमान है एम बी और इसका जो त्वरण है भी बी माइनस यू बी बटा टी, यानी इसके वेग के परिवर्तन में टी समय लगता है। टी से टी को क्या कर सकते हैं कैंसिल कर सकते हैं और इसको मल्टीप्लाई किया जा सकता है। अब एम ए इंटू एम भी ए लिखा जा सकता है माइनस एम ए यू ए बराबर, अब फिर ये होगा माइनस एम बी इंटू भी ए माइनस एम बी इंटू भी बी। अब माइनस में माइनस का गुणा होगा हो जाएगा प्लस एम बी यू बी। इसके बाद अब जो भी मान दिए हुए हैं, जो ऋणात्मक मान है उसको एक तरफ, जो धनात्मक उनको एक तरफ ले लिया जाता है, यानी कि एम ए, अब यह एम ए यू ए इधर जाएगा तो धनात्मक हो जाएगा और यह जो है इधर आएगा तो धनात्मक हो जाएगा। एम ए भी ए और ये ऋणात्मक इधर लेके आएंगे तो धनात्मक हो जाएगा प्लस एम बी और ये हो जाएगा भी बी अब बराबर ये है धनात्मक एम बी यू बी, ये ऋणात्मक इधर आएगा तो क्या हो जाएगा धनात्मक हो जाएगा एम ए यू ए। यानी यहाँ पे जो पिंड के पहले पिंड का अंतिम वेग था, दूसरे पिंड का अंतिम वेग था, इन दोनों को यहाँ जोड़ा गया है और यहाँ पे दूसरे पिंड का प्रारंभिक वेग और पहले पिंड के प्रारंभिक वेग को दोनों को जोड़ दिया गया है। तो यही क्या कहता है, यही होता है संवेग संरक्षण का सिद्धांत। इसी को कहते हैं संवेग संरक्षण का सिद्धांत। मतलब कि यदि दो वस्तुएं हैं या दो वस्तुओं के समुदाय हैं, उन पे यदि कोई बाह्य बल नहीं लगाया गया है, जैसे यहाँ पे कोई बाह्य बल नहीं न लगाया गया टकराने के बाद, तो होगा क्या कि उनके समुदाय के संयुक्त संवेग में कोई किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। यानी कि जो संवेग होगा वह दोनों क्या होंगे बराबर होंगे, उनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। तो यही होता है संवेग संरक्षण का सिद्धांत। तो बच्चों ये अध्याय खत्म होता है बल तथा गति के नियम का पूरा परिभाषा और कुछ बचे हुए आंकिक प्रश्न, उन आंकिक प्रश्न को भी हल कर दिया जाएगा। इसके बाद हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।